कुछ लोग आकलन करने लगे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हो ही गया तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो आर्टिकल्स भी लिखने शुरू कर दिए हैं कि भारत अगर एस्केलेट करने ही वाला है वॉर की तरफ तो फिर वो पहले क्या करेगा, फिर उधर से पाकिस्तान क्या करेगा। तो अभी कल्पनाओं में युद्ध तो चलना शुरू हो गए। ऐसी कोई तस्वीर खींचना चाहे तो खींच लीजिए आप। तो मुझे एक बात की बहुत फिक्र है। एक चीज़ होती है जिसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम कहते हैं न्यूक्लियर फायर ब्रेक। न्यूक्लियर फायर ब्रेक जो होता है वो एक तरह से एक ब्रेक होता है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ पे। वो एक नॉर्मल फायर ब्रेक होता है जंगलों में कि हम कुछ एरिया जंगलों का खाली कर देते हैं ताकि आग जो है वो जंप ना कर पाए एक जगह से दूसरी जगह। तो बीच के जो पेड़ होते हैं और घास होती है वो साफ कर देते हैं। अच्छा। तो उसको फायर ब्रेक कहते हैं, फायर को ब्रेक करता है। तो एक तरह का एक न्यूक्लियर फायर ब्रेक भी था दुनिया में। यानी कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए, वो भी कुछ दिन के फासले से अमेरिका ने इस्तेमाल किए जापान पे। उसके बाद से ना अमेरिका ने इस्तेमाल किए ना किसी और ने इस्तेमाल किए हैं। यानी कि उनको माना गया कि ये कुछ अलग किस्म के वेपन हैं, ये वो वेपन नहीं है, ये वो हथियार नहीं है जो आम जंग में इस्तेमाल किए जा सकें। और इनके अगेंस्ट एक टैबू बन गया कि ये। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है एक तरह से। पर मैं अब उस पर आऊँगा कि वो जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है या पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है, टीवी पॉल एक एकेडमिक हैं, एक प्रोफेसर हैं कनाडा में जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के ही हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है ट्रंकेटेड एसिमेट्री कि एसिमेट्री तो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी हिंदुस्तान ज़्यादा ताकतवर है पर ये ट्रंकेट हो जाती है, कट जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फ़ौज जो है वो चीन के बॉर्डर पे भी लगानी पड़ती है। तो जो फ़ौज हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है पर बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। हम ओवरवेलमिंगली सुपीरियर नहीं है। अटैक के लिए ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी चाहिए होती है, चाहे वो अमेरिका का कोई अटैक देख लें आप इराक़ पे, या रशिया का देख लें, या इजराइल का देख लें, कि आपको जब अटैक में आपको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी नहीं है, तो ट्रंकेटेड एसिमेट्री है। पर अगर ये एस्केलेट होती रही, जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते रहे, एक छोटे लेवल से ऊपर लेवल पे जाते रहे, तो एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। यानी कि 1 किलो टन, सब 1 किलो टन, 2 किलो टन के वेपन्स हैं, छोटे वेपन्स हैं। कि इंडिया ने देखा ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कि हमारी फ़ौज है तो बहुत बड़ी, पर हमारे पास क्विक रिएक्शन टाइम नहीं है। हमारी जो 4 स्ट्राइक कोर्स हैं उनमें से 2 अंदर कुछ तरफ हैं, यानी कि एक अंबाला पे है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल कर सकते हैं। एक अंबाला पे है, एक भोपाल में थी, एक मेरठ में थी जिसे लद्दाख में मूव कर दिया, और एक ईस्टर्न फ्रंट में चाइना के लिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है। तो हमें टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, अपनी फ़ौज बॉर्डर पे पहुँचाने के लिए। जब पहुँच जाती है तो बहुत ताकतवर है, पर उसे वक्त लगता है। तो हम क्यों ना एक कुछ फास्ट मूविंग इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स बनाएं जो क्विकली रिएक्ट करें। इसको नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट का, आपने शायद नाम भी सुना होगा, ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट, कि हम अगर कुछ भी होगा तो हम एकदम से रिएक्ट कर सकते हैं और शैलो स्ट्राइक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 50 किलोमीटर के अंदर या 70 किलोमीटर तक अपनी ब्रिगेड्स अंदर भेज के उनकी टेरिटरी पकड़ सकते हैं, 30 किलोमीटर तक उनकी टेरिटरी पकड़ सकते हैं। इस तरह से हम उनको पनिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने भी ये देखा कि हमें पहले तो एडवांटेज था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं वो बॉर्डर के ज़्यादा पास हैं। तो पाकिस्तान 2 तरह की फॉर्मेशन होती हैं, एक स्ट्राइक कोर, एक डिफेंसिव कोर, कि पाकिस्तान डिफेंसिव कोर ज़्यादा जल्दी डिप्लॉय कर सकता है। पर पाकिस्तान देखा कि अगर इंडिया कोल्ड स्टार्ट करेगा तो फिर हमें कुछ और किस्म का हथियार चाहिए होगा। तो उन्होंने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स निकाले कि हम इनको यूज़ कर देंगे फ़ौज के ऊपर, तो हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ रुक जाएगी। तो हिंदुस्तान ने उसका जवाब में ये किया कि हिंदुस्तान ने कहा अगर तुम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करोगे तो हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। यानी तुम हमारी फ़ौज पे अगर छोटा वेपन गिराओगे हम इसको न्यूक्लियर वेपन ही मानेंगे, और हम तुम्हारे शहरों पे फिर गिराएंगे और तुम्हारे बड़े टारगेट्स पे गिराएंगे। तो ये एस्केलेट बहुत फास्ट हो सकती है वॉर, अगर एक दूसरे में कुछ लैडर पे हमने फायर, तो हमारा न्यूक्लियर फायर ब्रेक नीचे जाता जा रहा है। मैं जो बता रहा था ना कि जो कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर के बीच में जो फासला है वो कम होता जा रहा है। और मैंने और आपने भी मतलब गूगल कर सकते हैं, रटगर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो रिपोर्ट है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की,
जिसमें 2019 का एक रिसर्च आर्टिकल है कुछ साइंटिस्ट का, कि अगर दोनों मुल्कों ने परमाणु हथियार किए, और उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगाई है, उन्होंने लगाया है कि हिंदुस्तान 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, पाकिस्तान 150 के करीब न्यूक्लियर वेपन करेगा। अंदाज़ा ये है कि दोनों के पास 200 के करीब हैं, पर हिंदुस्तान कुछ चीन के लिए रोक के रखेगा, उनका अंदाज़ा ये है। और वो कहते हैं कि अगर मीडियम साइज़ के भी इस्तेमाल किए, 45 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए, तो 5 से 13 करोड़ आदमी मारे जाएंगे। पूरी दुनिया में इसका धुआं फैल जाएगा, रेत। 30% सनलाइट कम हो जाएगी, 30% के करीब रेनफॉल कम हो जाएगी, और 30% के करीब फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। 5 डिग्री टेम्परेचर कूल हो जाएगा दुनिया का अगले 10 सालों तक। अगले 10 सालों तक, हाँ बिल्कुल सही। तो आपने भी वो पढ़ी है लगता है। तो आप समझिए कि 30% अगर फूड कम हो गया, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसमें कितनी मिलियन और मौतें होंगी, फिर रेडिएशन से कितनी मौतें होंगी। क्योंकि जितने लोग हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए थे वो आधे ही थे जो बम में मरे, उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग फिर रेडिएशन से मरे 10 साल तक। उसके बाद फिर आप भूखमरी लगाएं उस पर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका नतीजा हो सकता है।